चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फेंग इस वक्त ट्रेजर लैंड के अंदर था, इनफिनिट स्पेस के अंदर। वो एक स्ट्रीम लाइन के अंदर काफी ज्यादा तेजी से उड़ रहा था। उसकी स्पीड इस वक्त 100,000 ऑफ किलोमीटर थी। लू फेंग अपने आप से कहता है कि इस ट्रेजर लैंड के अंदर जितने भी एरिया है, इसके अंदर जितने भी नेटिव क्रिएचर्स है आके, उन सारे क्रिएचर्स को पकड़ा जा चुका है, यानी कि वो सारी एरियाज ऑलरेडी सीज हो चुकी है। अगर मुझे अपनी खुद की कोई जमीन चाहिए तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिमोट एरिया के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि काफी ज्यादा खाली एरिया के अंदर जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। बस वो ऐसी किसी एरिया को अपनी खुद की जगह बना सकता है। लू फेंग ऐसी किसी जगह को ढूंढने की खोज जारी रखता है अपनी, क्योंकि इस ट्रेजर लैंड के अंदर यहाँ के जो लोग है वो कुल मिला के नेटिव क्रिएचर्स के साथ फाइट करके अपना लेवल अप करते हैं। एंड जिस जगह पे सबसे ज्यादा नेटिव क्रिएचर्स होंगे वो सारी जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी है। बस एट द एंड रिमोट एरिया एंड डेसोलेट प्लेसेस ऐसी जगह है जहाँ पे जो लोन वंडरर्स है वो बचे हुए हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो खाली या फिर ये बंजर रहतियाँ होती है, इसके अंदर काफी तक कम नेटिव क्रिएचर्स होता है। वैसे देखा जाए तो ये लोन वंडरर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, बट स्टिल यहाँ पे भी काफी ज्यादा खतरा होता है कि कोई पावरफुल बीइंग ऐसी जगहों का राजा हो। उनमें भी ऐसे टाइम के ऊपर हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है उस पावरफुल बीइंग के साथ। जब लू फेंग आगे बढ़ रहा था तो लू फेंग को और भी काफी सारी रॉयल फैमिलीज की जगह मिली, जहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने लू फेंग को वहां से भगा दिया। लू फेंग ने उन लोगों के साथ आर्ग्यू भी नहीं किया, जितना जल्दी हो सके वो उनकी जगह से निकल गया। काफी लंबे टाइम तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली जो लू फेंग होता है वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि 100 मिस लेक। पुराने टाइम के अंदर ये जो जगह थी ये काफी ज्यादा भीड़ भड़ाके वाली हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इस जगह के लिए काफी ज्यादा लड़ाई हुई, जिसके अंदर काफी सारे क्रिएचर मारे गए। अब इस जगह के ऊपर हार्डली 2 से 3 क्रिएचर्स मिलेंगे, इसलिए कोई भी इस जगह के ऊपर अभी ध्यान नहीं देता। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपने बॉडी को काफी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, जिसके बाद वो अपने सारे क्लोन्स को अलग अलग हिस्सों के अंदर भेज देता है ताकि वो इस पूरी की पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट कर सके। लू फेंग ने कुल मिला के अपने 9 अवतार्स फॉर्म किए थे, पूरी की पूरी जगह के अंदर फैल चुके थे। वही जो लू फेंग था वो उड़ते उड़ते एक चीज के बारे में सोच रहा था कि उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आए हुए बस 160 एराज हुए, लेकिन पिछले 100 एराज के अंदर उसका जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। पिछले 100 एराज के अंदर उसने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से समझा। उसका जो डाव ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ। क्योंकि गाइस अगर आप में से किसी ने मेरे बातों के ऊपर कभी ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया होगा कि जो लू फेंग है वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन जो लू फेंग का मेन स्कोप था वो था डाव ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंड लू फेंग कहीं ना कहीं ऐसा समझता था कि लाइफ एंड डेथ एंड लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ये दोनों के दोनों एक ही है, मतलब एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से मले हुए हैं, क्योंकि डेथ के साथ ही डिस्ट्रक्शन होता है एंड डिस्ट्रक्शन के साथ ही एक नई जिंदगी होती है। बट इतना कुछ करने के बाद भी जो लू फेंग होता है उसने डाव ऑफ डिस्ट्रक्शन और डाव ऑफ लाइफ के 6 ब्रांचेस को अभी तक कॉम्प्रेंड नहीं किया था। उसको उसका काफी ज्यादा क्लियर डायरेक्शन मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उनको कॉम्प्रेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन ब्रांचेस को तभी कॉम्प्रेंड कर सकता था जब वो गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर दे। अगर वो उससे पहले इन ब्रांचेस को कॉम्प्रेंड कर पाए तो ये सही में काफी ज्यादा अच्छा होता उसके लिए। जब भी वो इन्हें कॉम्प्रेंड करने के लिए बैठता था उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो विल है वो काफी ज्यादा थक चुकी है। ऐसे तो लू फेंग को काफी अच्छी तरीके से पता था कि अगले एक एरा के अंदर वो आराम से गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है, बट पिछले कुछ टाइम के अंदर वो समझ चुका था कि उसे पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लू फेंग है वो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म इनहेरिटेंस को प्रैक्टिस कर रहा था। इसी थ्रू उसे समझ आया कि जब एक्चुअल में उसे ब्रेक थ्रू करना होगा, जब उसकी पावर सही में उतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो ऑटोमेटिकली अपना ब्रेक थ्रू करे, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यानी कि उसे अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स या फिर जबरदस्ती अपना ब्रेक थ्रू करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसका फाउंडेशन कमजोर रह जाएगा। भले ही लू फेंग का फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लू फेंग बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लू फेंग का टैलेंट भी बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए लू फेंग सोचता है कि जब तक उसकी बॉडी खुद ऑटोमेटिकली अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती तब तक वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ब्रूटली ट्रेन करता रहेगा। जब तक हो सके वो अपने ब्रेक थ्रू को रोक के रखेगा। ज्यादातर जो गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो बस एक सिंगल ओरिजिन डाउ के ऊपर फोकस करता है, लेकिन जो लू फेंग था वो इस वक्त 2 डाउस को एक साथ साइमल्टेनियसली कल्टीवेट कर रहा था। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ पार्ट्स को कॉम्प्रेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उन पार्ट्स को कॉम्प्रेंड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे में अगर वो जबरदस्ती इन पार्ट्स को कॉम्प्रेंड करे तो स्टार्टिंग फेज में तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो कल्टीवेशन की इफिशियंसी होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप सिटिंग माउंटेन गैस को ले सकते हो। उनके पास खुद का पाथ था चलने के लिए, उन्हें ट्रेजर्स बनाना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर थे तो वो आराम से ओरिजिन ऑफ डाउ ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर सकते थे, ओरिजिनल यूनिवर्स को, एंड ऐसा करने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता। बट उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ओरिजिनल यूनिवर्स को कंट्रोल करने में, इसलिए उन्होंने कभी भी ट्राई भी नहीं किया। जहां तक कि लू फेंग की इंटेलिजेंस थी उसके हिसाब से उसे ये चीज पता चली थी कि जो 100 मिस लेक है इसके अंदर कुल मिला के 2 गॉड किंग्स है जिन्होंने 100 मिस लेक के कुछ पार्ट्स को ऑक्युपाई करके रखा है। लू फेंग के इंटेलिजेंस के हिसाब से यहाँ पे कुल मिला के 3 नेटिव क्रिएचर्स, जिसके अंदर से जो 2 है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन उनमें से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पहले वाला जो ऑर्डिनरी क्रिएचर ही था उसने लू फेंग की ल्यूआन टेक्निक को झेल लिया था, तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा ये कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा। शायद से उसके ल्यूआन टेक्निक से उसे बस छोटी
मोटी इंजरी होगी, लेकिन स्टिल जो लू फेंग था वो काफी सेटिस्फाई था क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रिएचर से फाइट करके उसकी जो विल है वो और ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। कुल मिला के जो लू फेंग था वो इन तीनों ही क्रिएचर से फाइट करना चाहता था। पहले 2 वीक क्रिएचर्स के साथ वो अपना वार्म अप करना चाहता था एंड फिर स्ट्रॉन्ग क्रिएचर के साथ फाइट करना चाहता था। लू फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी अवतार टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ताकि वो उन तीनों के तीनों नेटिव क्रिएचर्स की टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर सके। जिसके बाद जो लू फेंग की ट्रू बॉडी होती है उसके अंदर से कुल मिला के उसकी बॉडी 3 हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है एंड ये तीनों ही लू फेंग की रियल बॉडीज थी, बस ये 3 पावर्स के अंदर बढ़ गई थी। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यांग फेंग एशियन किंगडम देखने के लिए मिलता है फैंग जैंग सिटी के अंदर, जहाँ पे जैंग क्लैन के अंदर हम लोग को मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे मोयू किंगयांग के साथ आया था। ये यहाँ पे मोयू किंगयांग का रिश्ता लेके आए थे एंड यहाँ के जो लोग थे वो इस वक्त मोरुशा को काफी ज्यादा इज्जत दे रहे थे क्योंकि जो मोरुशा था वो भी चौज रिलम का वॉरियर था एंड साथ ही साथ उसका जो मास्टर था वो थे लू फेंग। इसने ऑलरेडी अपने नाम को पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैला रखा था। जो यहाँ के कोर मेंबर थे क्लैन के, उन्होंने मोरुशा और मोयू किंगयांग के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्टी रखा था, एक वेलकम पार्टी। ये लोग कहते हैं कि ये तो इन लोगों की किस्मत के अंदर ही लिखा था कि हमारी ये जो लड़की है यूंगी, ये और मोयू किंगयांग इन दोनों की शादी हो। इसी के साथ लू फेंग एंड इन लोगों के बीच में भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज हो जाएगा। वही इस हॉल के अंदर हम लोग को 2 चॉज मास्टर देखने के लिए मिल सकते थे जैंग क्लैन के, जो इस वक्त प्रेजेंट थे एंड उन्हीं के बीच में इस वक्त मोरुशा बैठा हुआ था। ये तीनों की तीनों आपस में बात कर रहे थे एंड हंस रहे थे, यानी कि जैसे नॉर्मली होता है जब कोई किसी का रिश्ता लेके जाता है, आपस में बातें होती है, हंसी मजाक होता है एंड एट द एंड रिश्ता फाइनल होता है। मोरुशा हंसते हुए कहता है कि जो मोयू किंगयांग है वो मेरे मास्टर का डिसाइपल है एंड वो मेरा भी डिसाइपल है। लेकिन वही सामने वाला चॉज मास्टर हंसते हुए कहता है लेकिन यूंगे और किंगयांग की शादी करने के बाद मोयू किंगयांग मेरा भी डिसाइपल हो जाएगा, यानी कि ये लोग भी अभी मोयू किंगयांग को ट्रेन करेंगे, जिसकी सही में जीरो नीड है क्योंकि लू फेंग जितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है ये लोग अगर अपना घरदार बेच दे उसके बाद भी उसे नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। मोयू किंगयांग एंड यूंगी ये दोनों के दोनों शर्मा रहे होते हैं इस वक्त, ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए एंड मोरुशा एंड बाकी सभी लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। जो मोयू किंगयांग था वो काफी खुश था क्योंकि सारी चीजें काफी परफेक्ट ढंग से हो रही थी। मोयू किंगयांग ये फर्स्ट टाइम जैंग क्लैन के अंदर आया था एंड उसे डर था कि वो लोग उसे मना ना कर दे, लेकिन लू फेंग का बैकग्राउंड लेके इसे कौन ही मना करने वाला है। थॉट में आप लोगों को बता दूं कि ये जो जैंग यूंगी है यानी कि ये लड़की ये दिखने में काफी सुंदर थी, ये जैंग क्लैन की इकलौती प्रिंसेस थी, तो इसके लिए और भी काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स के रिश्ते आए थे। इन लोगों ने काफी सारे लोगों को रिजेक्ट भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड इसकी जो शादी थी वो मोयू किंगयांग के साथ हो रही है एंड ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मोयू किंगयांग है वो लू फेंग का डिसाइपल है। तो जो मोयू किंगयांग का टैलेंट है वो काफी ऑर्डिनरी है एंड वो बस एक नॉर्मल सा इटर्नल ट्रू गॉड है। सो कुल मिला के इस पैकेज के साथ शायद ये लोग इसे कभी एक्सेप्ट करते। इस क्लैन का जो हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर था उसका नाम था फैंग जैंग गॉड किंग एंड वो एक इनिशियल लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर था, लेकिन उसे इतने छोटे मोटे मामलों के अंदर पढ़ने की कोई नीड नहीं थी। ये जो पावरफुल वॉरियर होता है ये जनरली ऐसा ही करता है एंड यही रीजन था कि जो लू फेंग था वो भी इस जगह पे प्रेजेंट नहीं था। एट द एंड ये इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स की शादी थी, तो इसके अंदर चॉज रिलम ट्रांजिट या फिर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स क्या ही करने वाला है। एंड वैसे भी ये बस रिश्ता लेके आए थे, मे भी शादी के अंदर लू फेंग प्रेजेंट हो। एंड रही बात उस लड़की की, तो वो जो लड़की थी वो मोयू किंगयांग को काफी पहले ही पसंद कर चुकी थी। वो ट्रेडिंग सिटी के अंदर आई थी कुछ अपने रॉयल बिजनेस से एंड उसने पहली बार मोयू किंगयांग को देखा था, तभी उसे उससे प्यार हो गया था। एंड जो मोयू किंगयांग था वो भी सिटी के अंदर काफी हाई स्टेटस को एंजॉय कर रहा था एंड तभी उसकी मुलाकात इस लड़की के साथ हुई, जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो भी इसे पसंद करने लग गया था। एक्चुअल में मोयू किंगयांग ने शादी करने का छोड़ दिया था जब से मोरुशा एंड लू फेंग ने उसे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करने के लिए कहा था, बट एट द एंड लू फेंग ने उसे कहा था जब तक तुम्हें एक्चुअल में किसी से प्यार ना हो या फिर तुम्हारे शादी करने का कोई रीजन ना हो तब तक तुम्हें बिना किसी मतलब की कोई शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी करना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला काम होता है। अगर तुम जेन्युइनली किसी को पसंद करते हो तो बात अलग है। एंड वही दूसरी तरफ जो मोरुशा था वो तो हमेशा शादी को एक बकचोदी माना करता था एंड वो हमेशा मोयू किंगयांग को इस चीज के लिए डांटता रहता था। उसे हमेशा अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार इटर्नल ट्रू गॉड बनने के बाद जो इन लोगों की लाइफ होती है वो पूरी तरीके से इटर्नल होती है। इन लोगों को रिप्रोड्यूस करने की कोई नीड नहीं है अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी जिसके सर के ऊपर लू फेंग का हाथ तो उसे क्या ही हो सकता है। भाई वो जो लड़की थी उस लड़की का भी आज तक कभी कोई डाव पार्टनर नहीं था, वो भी कभी किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो मोयू किंगयांग से मिली तो उसे वो सही पर्सन लगा, क्योंकि वो काफी हम्बल था, इसलिए उसने उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा। एंड शायद से ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में तभी सोचा जब ये लोग इटर्नल ट्रू गॉड बने। वही इन्फिनाइट लैंड के अंदर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जहाँ एक जगह पे लू फेंग के डिसाइपल की शादी हो रही थी। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फुली फोकस था। लू फेंग था वो इस वक्त लेक के मिडल के अंदर क्रॉस लेग करके प्रैक्टिस कर रहा था ग्रेट डिस्ट्रक्शन हार्ड रिफाइनिंग टेक्निक को, एंड वो अपने दिमाग के अंदर जितने भी पोल्यूशन या फिर नेगेटिव थॉट्स है उनको भी इरेज कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पे जितनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बींग्स होता है उस जगह पे उतनी ज्यादा पावरफुल मेंटल पोल्यूशन होता है, यानी कि माइंड पोल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया था, जब लू फेंग स्टार्टिंग में यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठा था तो लू फेंग के दिमाग के अंदर काफी सारे क्रीचर्स की आवाजें आ रही थी, एंड ये आवाजें ही एक तरीके का मेंटल पोल्यूशन है, जो कि किसी के भी दिमाग को
खराब कर देता है एंड उन्हें यहाँ पे कल्टीवेट करने नहीं देता। लेकिन जो पर्सन इस शोर के अंदर अपने आप को फोकस्ड होकर कल्टीवेट करे उसकी कंसंट्रेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड विल पावर भी। ये वैसी बात हो जाती है गाइस जैसे कि जंगल के अंदर जाके तो कोई भी ऋषि नहीं बन सकता है। असली ऋषि या फिर पंडित तो वो है जो कि मुंबई के ट्रैफिक के अंदर बीचों बीच बैठ के क्रॉस लेग करके अपना मेडिटेशन कर सके। लेकिन जब लू फेंग अपना कल्टीवेशन कर ही रहा था तभी सडनली उसके आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल विल आती है। लू फेंग तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। वो विल लू फेंग की तरफ देखते हुए कहती है ये मेरी टेरिटरी है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। वो जो सोल थी लू फेंग के सामने वो लू फेंग से कहती है मैंने इस जगह के जो एंसेस्टर नेटिव क्रिएचर है उसे काफी बार मारा है, मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। जो पर्सन था उसने येलो कलर के रॉब्स पहन के रखे थे एंड इस बंदे की भी जो स्पिरिचुअल विल थी वो लगभग गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। वही वो जो बंदा होता है वो लू फेंग को पहचान लेता है। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम लो ही हो, तुम बस चौजलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर हो, क्या तुम सही में मेरे साथ टेरिटरी के लिए फाइट करना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। इसे सुन के लू फेंग का भी खोपड़ा थोड़ा सनक जाता है। वो उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। जो सामने वाला बंदा था वो गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर था, बस उसकी विल गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर थी। जो लू फेंग था वो इस पर्सन की तरफ देख के काफी ज्यादा शॉक फील कर रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इनफाइनाइट स्पेस के अंदर आके उसे एट द एंड यही गॉड किंग लेवल का वॉरियर मिलेगा जो कि फूड किंगडम से बिलोंग करता है। एंड गाइस सच्ची बोले तो इस बंदे का काफी बड़ा हाथ है मास्टर जाओ शिंग के मरने के पीछे। मतलब जिन 3-4 लोगों से लू फेंग को बदला लेना है उनमें से ये एक है। इसलिए जो लू फेंग था वो इस बंदे के साथ इतना ज्यादा इजीली लड़ने के लिए तैयार हो गया था। एंड इस बंदे का नाम था वू शांग, ओल्ड एंसेस्टर फूड किंगडम के उन 5 गॉड किंग्स के अंदर से एक था। इसे देखा जाए तो इन स्ट्रेंथ वाइज ये जो बंदा था ये सेकंड रैंक के ऊपर आता था उन 5 के अंदर से। जिन 3 लोगों से लू फेंग को बदला लेना था वो थे टियानकू, गुआनजू, वुक्जान ओल्ड एंसेस्टर एंड ब्लेड डीमन एंसेस्टर। तीनों फर्स्ट 3 रूलर से फूड किंगडम के। वो अलग बात थी जब लू फेंग यहाँ पे आया था तो यहाँ पे 5 रूलर्स बन चुके थे। इन मास्टर जाओ शिंग के टाइम में ये बस 3 ही लोग थे। कुंग जू है वो सेकंड रिलम का गॉड किंग लेवल का वॉरियर एंड ये जो बंदा अभी जो लू फेंग के सामने खड़ा था यानी कि वूजिंग ओल्ड एंसेस्टर ये फर्स्ट रिलम का पीक लेवल का वॉरियर था। यानी कि ये किसी भी गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता था। इनमें भी हो सकता है ये बॉटम नेक के ऊपर काफी ज्यादा पहले से अटका हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वह ये जो बंदा होता है ये लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मैंने अपने बड़े भाई की मदद ली थी, वो 2 रिलम वर्ल्ड का एक आउटर ऑफिसर था। काफी ज्यादा मेरिट्स वगैरह इकट्ठा करने के बाद ही मुझे ये सिंगल अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इस ट्रेजर लैंड के अंदर आऊं एंड मैंने इस जगह को सीज किया। लेकिन तुम बस एक चौजलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर हो, के बाद भी तुम इस जगह के ऊपर आकर कैसे हुआ? इस वक्त ये जो बंदा था इसे लू फेंग से काफी ज्यादा जलन हो रही थी कि ये बंदा गॉड किंग लेवल के पीक लेवल का वॉरियर था और उसके बाद भी इसे काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी इस जगह के ऊपर आने के लिए। लू फेंग चौजलम के अंदर ही इस जगह के ऊपर आ चुका था। अभी तक इसने जो भी चीजें बोली थी सारी की सारी चीजें ये मन के अंदर बोल रहा था। ओल्ड एंसेस्टर लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या करने के कैपेबल हूँ। सिंस तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हें आज तुम्हारी मौत प्रोवाइड करूंगा। एक बार अगर किसी बॉडी इनफिनिट स्पेस के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसे वापस से री एंटर करने के लिए वापस से अपने लिए नया कोटा खरीदना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे मरने से लू फेंग सच्ची में नहीं मरने वाला, लेकिन फिर वो इनफिनिट स्पेस के अंदर दोबारा एंटर नहीं कर पाएगा, उसे वापस से दूसरा टोकन खरीदना होगा। पहला वाला ही टोकन लू फेंग ने फ्री में लिया था, वो भी थंडर किंगडम वालों के नाक के अंदर दम करके। भाई जो लू फेंग था वो इस वक्त सोचता था कि उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से भली अगर इनसफिशिएंट भी होगी इन 3 रूलर से डील करने के लिए फूड किंगडम के, फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अभी तक उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा गोल था वो था अपने मास्टर का बदला लेना। भाई जो वूजियांग ओल्ड एंसेस्टर थे वो मनी मन सोचता है ये लू फेंग इसके दिमाग के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि इसके पास कोई हिडन टेक्निक है। ये जो बंदा है ये अभी तक आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी नहीं बना, तो ये जो भी नया पाथ इस वक्त यहाँ पे इनफिनिट स्पेस के अंदर बना रहा होगा वो कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इनफिनिट स्पेस के अंदर जितने भी 19 ओरिजिनल डाउस है वो पूरी तरीके से सील्ड ऑफ हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको किसी से फाइट करनी है या फिर किसी से रेगुलर कॉम्पैक्ट करना है तो आपको उसके सामने अपनी नई ट्रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एक नया पाथ डिस्कवर करना पड़ेगा। इवन अगर कोई एम्पर लेवल का वॉरियर हो यानी कि गॉड किंग लेवल का वॉरियर, वो भी न्यू पाथ को बनाने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए इतना ज्यादा गारंटी के साथ नहीं कह सकता, वो भी इतने ज्यादा कम टाइम के अंदर। यही रीजन था कि जो वूजियांग ओल्ड एंसेस्टर थे ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेंट थे। तो लू फेंग के पास उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, बस उसकी विल पावर थी एंड अभी तक उसने यहाँ पे जो भी अपने लिए नए पाथ्स क्रिएट किए थे वो उसी के मत पे उसके साथ फाइट कर सकता था। एंसेस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा पहले से थे, उन्हें लगता था कि वो लू फेंग से काफी ज्यादा आगे है। वैसे भी इन्होंने 2 गॉड किंग लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अपने हाथों के वेव के साथ ही। ये जो वूजियांग ओल्ड एंसेस्टर होता है ये एक इनविजिबल फोर्स लू फेंग की तरफ फेंक देता है। इस फोर्स के कारण जो लू फेंग की पूरी बॉडी होती है वो एकदम से बर्न करने लग जाती है एक इनविजिबल फ्लेम के थ्रू। एंड ये जो फ्लेम थी ये एक तरीके से लू फेंग की विल पावर को भी बर्न कर रही थी। एंसेस्टर कहता है ये न्यू पाथ है जो कि मैंने इनफिनिट स्पेस के अंदर फॉर्ज किया यानी कि बनाया है। इस फ्लेम का नाम है सिन फ्लेम। इस बंदे ने इस फ्लेम का पूरा कंप्लीट डाउ को कॉम्प्रेहेंड नहीं किया, लेकिन स्टिल उसके पास सर्टेन पावर्स है इस फ्लेम की। जो लू फेंग था वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि जो सिन फ्लेम थी अचानक से आके उसकी पूरी बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर चुकी थी। ऐसा ही था कि बिना अपने अपोनेंट को देखे हुए उसको
पूरी तरीके से आग से जला देना। एंड वो आग जो कि किसी और को ना दिखे, पूरी तरीके से कलरलेस हो, जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि ये वैसी बात थी जैसे कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एकदम से जलन सी होने लग जाए, बट आपको पता ही ना चले कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर आपकी बॉडी जल की पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाए। लेकिन जो लू फेंग की विल पावर थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी, वो गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर थी। एंड उससे भी ज्यादा बड़ी बात, उसकी विल पावर को प्रोटेक्ट कर रही थी उसकी लियुआन टेक्निक, जिसकी मदद से वो आराम से सिन फ्लेम को अपने ऊपर सह पा रहा था। इवन टॉट लू फेंग के माइंड को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था इस सिन फ्लेम के साथ, क्योंकि लू फेंग ने अपने बॉडी के ऊपर जो टॉर्चर्स किए हुए किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के कंपैरिजन के अंदर वो काफी ज्यादा है। एंड लू फेंग ऑलरेडी अपने बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा टॉर्चर्स कर चुका है, तो उसके लिए अभी जो सिन फ्लेम है ये कुछ भी नहीं थी। ये उसके लिए एक टेम्परिंग जैसा लग रहा था। उसके बॉडी के जो वीक पार्ट्स थे या फिर जो वीक बोन्स थे वो जलना शुरू हो जाता है, एंड उसके जगह पे नए पार्ट्स भी उगना शुरू हो जाता है। वैसा ही था गाइस, जैसे जैसे आप अपने आप को ट्रेन करोगे, आपके कमजोर बॉडी के से धीरे धीरे के टूट टूट के वापस से जब रीग्रो होता है वो मजबूत होता है। अगर आपको पाँव में चोट लगती है, जब आपका पाँव ठीक होता है तो पहले के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे ही जहाँ जहाँ लू फेंग की ये जो सिन फ्लेम है ये डैमेज पहुंचा पा रही थी, वो पार्ट लू फेंग को वापस से रीग्रो के पहले से ज्यादा पावरफुल बन रहा था। फेंग की पूरी बॉडी एंडलेस फर्टिलिटी के साथ घिरी हुई थी, एंड उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइफ और निकल रहा था। वैसे भी जो लू फेंग था वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्ड रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करता था, एंड इस मेथड के अंदर भी वो अपनी पूरी बॉडी को बर्न करता रहता था हमेशा, तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे जो सिन फ्लेम थी काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही थी। उसके लिए ऐसा था जैसे कि कोई उसे गर्म पानी की स्टीम दे रहा हो। लू फेंग वुशियान गॉड एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, अभी मेरी बारी। और जो वुशियान एंसेस्टर थे वो काफी तो शौक थे। लू फेंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा था उनके सिन फ्लेम से, वो आराम से उसकी सिन फ्लेम को सह पा रहा था, क्योंकि इस बंदे की एक डेडली टेक्निक थी। जो लू फेंग होता है वो अपनी जगह के ऊपर ही खड़ा रहता है, उसके हाथों के अंदर हम लोगों को एक ब्लेड देखने के लिए मिल सकता था। यानी जो ब्लेड लाइट थी ये इतनी ज्यादा पतली थी जैसे कि कोई सिल्क का थ्रेड हो। इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एंडलेस डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखने के लिए मिल सकता था। जो टेक्निक थी ये लू फेंग की गॉड किंग लेवल की टेक्निक थी। इस टेक्निक का नाम था 1/2 सर्विंग्स। लू फेंग की पुरानी टेक्निक है, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तुरंत नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो लू फेंग की ब्लेड लाइट होती है वो जाके वुजियान ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर काट देती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी बॉडी कब कट गई, एंड उसे डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता। ये जो बुड्ढा था, इस बुड्ढे की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से कलरलेस फ्लेम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके कारण इसको अपने बॉडी के अंदर एक कटने का एहसास तो होता है, लेकिन उसकी बॉडी ऑलरेडी फ्लेम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। लू फेंग के इस अटैक को रोकने के लिए इसने अपनी लगभग पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी, एंड काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ही वो लू फेंग के इस अटैक को झेल पाया था अपने ऊपर। लेकिन स्टिल दिखा ऐसे रहा है जैसे कि उसने सोते सोते लू फेंग के इस अटैक को झेल लिया। वैसी बात हो जाती है गाइस, जी फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। ये बंदा लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बस एक चौजलम के कल्टीवेटर हो, तुमने एक आध नया पाथ क्या डिस्कवर कर लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर को हरा सकते हो। इसलिए जो बंदा था ये मनी मन काफी ज्यादा शौक था, ये मनी मन सोचता है ये बंदा अपनी ओरिजिनल पाथ के साथ अभी तक गॉड किंग लेवल का वॉरियर क्यों नहीं बना, ये यहाँ पे नया पाथ खोजने के लिए क्यों आया है। वही जो लू फेंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है गॉड किंग बनने की। लू फेंग उस बुढ़े की तरफ देखते हुए कहता है, वुशियान गॉड किंग, तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हारी बॉडी मेरी कितनी स्लैशेस को सह सकती है मैं भी देखता हूँ। वही वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, मेरे पास एंडलेस लाइफ है। अगले सेकंड के अंदर लू फेंग की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है, यानी कि कुल मिला के 36 हिस्सों के अंदर लू फेंग के 36 क्लोन बन चुके थे। वही ये जो बुढ़ा था ये चीज देखिए काफी ज्यादा शौक हो जाता है, एंड उसे अभी लू फेंग से डर लगने लग गया था, क्योंकि पहले एक ही लू फेंग ने इसकी हालत टाइट कर दी थी, इसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाया नहीं था। लेकिन अगर 36 लू फेंग एक साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं तो इस बंदे का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एंड अगर वो उसके इन 36 क्लोन को मार भी देता है तभी उसका एक आध क्लोन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, तो कुल मिला के लू फेंग का मरना यहाँ पे पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अगली सेकंड के अंदर जो लू फेंग के 36 अवतार्स होता है वो अपने ब्लेड लाइट को गोल गोल घुमाने लग जाता है, एंड इसी के साथ इस बंदे की तरफ काफी सारी ब्लेड लाइट्स आने लग जाती है। लू फेंग की जो मेंटल विल पावर थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लू फेंग अपनी इस टेक्निक को लगभग 50 क्लोन्स के साथ कर सकता था, लेकिन लू फेंग ने बस अपने 36 क्लोन्स का इस्तेमाल किया था। इसकी मदद से वो परफेक्ट ब्लेड फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके। लू फेंग के जो ये 36 अवतार थे उन्होंने इतनी सारी ब्लेड टेक्निक्स को रिलीज कर दिया था, ये सारी की सारी जो ब्लेड टेक्निक्स थी ये पतले थ्रेड्स की तरह दिख रही थी, मतलब ये ब्लेड स्लैशेस काफी ज्यादा पतले थे, इतने पतले कि ये थ्रेड जैसे दिख रहे थे, एंड इन्होंने आपस में मिलकर एक तरीके से एक जंजाल बना दिया था, एंड इस जंजाल से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अगली सेकंड के अंदर ये जो एंसेस्टर होता है इनकी पूरी बॉडी लगभग अलग अलग हिस्सों के अंदर कटना शुरू हो जाती है। जो बंदा था ये तड़प रहा था, ये जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो फील कर चुका था इस ब्लेड फोर्स की पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर्स को। एंड जो लू फेंग होता है वो कंटिन्यूसली अपनी ब्लेड लाइट्स को चालू ही रखता है, यानी कि एक के बाद एक वो स्लैशेस को कंटिन्यू रखता है। फिर इस अटैक के सामने जो बंदा है चाहे कुछ भी कर ले, ये लू फेंग के इस अटैक को एस्केप नहीं कर सकता। 36 डायरेक्शन से 36 लू फेंग एक साथ इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, वो भी लगातार। कुछ टाइम के बाद ये जो बुढ़ा होता है इसकी एकड़ी बाहर आ जाती है, ये लू फेंग के सामने भीख मांगने लग जाता है एंड कहता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, मैं तुम्हें कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज प्लीज मेरी जान बख्श दो। जो एंसेस्टर होता है वो काफी डेस्परेट बन जाते हैं एंड वो लू फेंग की तरफ देखने लग जाता है।
इस बंदे ने अपनी सारी की सारी प्राइड खो दी थी लू फेंग के सामने। एंड अगर इसकी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई इनफाइनाइट स्पेस के अंदर, जहाँ पे आने के लिए इसने काफी ज्यादा मेहनत की थी, पता नहीं इसने कितने मिलियन कॉस्मिक सैंड खर्च किए थे यहाँ पे आने के लिए, इतने मिलियन टोकन का इस्तेमाल किया था एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार किया था। अगर ये लू फेंग के सामने इसी तरीके से मर जाएगा तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। आगे बदला लेने के लिए तो इसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी लू फेंग से। लू फेंग बुढ़े की तरफ देखता है कहता है क्या नेगोशिएट। अगर कोई ऑर्डिनरी ओपोनेंट होता तो जो लू फेंग होता वो ये कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ये वो बंदा था जिसे लू फेंग को फ्यूचर के अंदर मारना ही था। ये लू फेंग का स्वॉन एनिमी था क्योंकि ये उसके मास्टर का भी एनिमी है। लू फेंग ना के अंदर मुंडी हिला देता है और ये जो बुढ़ा होता है वो कहता है मैं तुम्हें मिलियन मैरिट्स के ट्रेजर दे सकता हूँ। चलो चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिलियन मैरिट के ट्रेजर देता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो एक बार, बस मुझे छोड़ दो। जो तुम मुझे कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। बस पहले पहले एक बार ये बंद कर दो। बट लू फेंग एक नहीं सुनता। अगले 5 सेकंड के अंदर इस बंदे की पूरी बॉडी अलग अलग हिस्सों के अंदर कट जाती है एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। मरते मरते ये बंदा बस लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा गुस्से के अंदर और काफी ज्यादा अपनी ब्लडी आइज के साथ घूरते हुए देखते हुए कहता है फाइन फाइन लूए, मैं ये हमेशा याद रखूंगा, मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगा। वही जो लू फेंग होता है वो इस पागल सटाए बुढ़े को बस काम एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। फाइनली यहाँ पे ये जो बुढ़ी की आत्मा होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो लू फेंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है वैसे भी फ्यूचर के अंदर हम दोनों दुश्मन बनने वाले थे तो आज क्यों नहीं। एंड ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था 3 रूलर्स ऑफ फूड किंगडम के। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को फूड किंगडम देखने के लिए मिलता है। वुजिंग सिटी के अंदर एक ग्रैंड पैलेस के अंदर एक बंदा काफी ज्यादा पूरी तरीके से पागल हो चुका था एंड ये बंदा और कोई नहीं, ये वही पागल बुड्ढा था इसकी अभी अभी लू फेंग के साथ फाइट हुई थी। ये ट्रेजर स्पेस के अंदर से बाहर आ चुका था एंड ये काफी ज्यादा गुस्से के अंदर था। ये सारा सामान फेंक रहा था। लू फेंग को काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है इस वक्त। भाई जितने भी सर्वेंट्स एंड जितने भी डिसाइपल्स थे जो कि यहाँ पे गार्ड करते थे वो इस बंदे की आवाज को सुन लेते हैं तो समझ जाता है कि उनके जो मास्टर है काफी ज्यादा गुस्से के अंदर है। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि उनके एंसेस्टर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, लेकिन जब वो उनके मुंह के लगातार लू फेंग का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है इस गुस्से के पीछे का कारण जरूर लू फेंग है। जो बुढ़ा था ये इतना पागल इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो बुढ़ा था इसके पास अभी भी लगभग 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी भी बचे हुए थे जो कि उसने अभी तक रिडीम नहीं किए थे। उसकी मदद से उसने कोई भी ट्रेजर खरीदा नहीं था। जैसे कि आप लोगों को याद होगा लू फेंग ने 30 ट्रेजर पॉइंट्स की मदद से एक इनहेरिटेंस एक्सचेंज किया था। ऐसे इस बंदे के पास 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स बचे हुए थे जो उसने फ्यूचर के अंदर कुछ और एक्सचेंज करने के लिए रखे हुए थे, लेकिन लू फेंग ने ना कि सिर्फ उसकी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया बल्कि उसके इन ट्रेजर पॉइंट्स को बेकार कर दिया। ये बंदा लू फेंग को कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग ने इसकी एक नहीं सुनी एंड इसे मार दिया। ये काफी ज्यादा गुस्से के अंदर कहता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो ग्रेट डाउस है वो सील नहीं होते। तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। इवन थॉट अगर फ्यूचर के अंदर तुम एक सुप्रीम पावर बन जाओ उसके बाद भी क्या। अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो ये जो बुढ़ा था ये भी एक सुप्रीम पावर हाउस था। ये एक्सट्रीम लिमिट के ऊपर पहुंच चुका था, फर्स्ट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के। ये बुढ़ा इतना था पावरफुल था कि इवन इसके सामने सेकंड लेवल का कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर आ जाए उसे भी पंगा लेने से पहले ये बुढ़ा एक बार नहीं सोचेगा। ये बुढ़ा मन ही मन कहता है मैं नहीं मानता लुई कि तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, कोई ना कोई तो होगा जिसे तुम पसंद करते हो, कोई ना कोई तो होगा जिसकी तुम फिक्र करते हो, तुम्हारी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। तुमने मेरी अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें एक दर्दनाक प्राइस पे करने के लिए मजबूर करूंगा। सबसे पहले ये जो बंदा होता है लू फेंग के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, चाहे फिर वो लू फेंग के फ्रेंड्स की बात हो, उसकी फैमिली की बात हो या फिर उसके डिसाइपल की, वो उसकी हर चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। भाई गाइस जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है वैसे वैसे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा मुसीबत के अंदर कोई हो सकता है तो वह मोयो किंगयांग। उस बेचारी की तो अभी अभी नई शादी हुई है। वही एक लौता ऐसा कैरेक्टर है पूरे के पूरे स्टार के अंदर अभी जो कि अपनी पोजीशन को सूट नहीं करता, क्योंकि वो लू फेंग जैसे पर्सन का डिसाइपल है जो कि ऑलरेडी पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रहा है। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग के सबसे ज्यादा क्लोज दूसरा बंदा है वो मोरुशा, एंड मोरुशा भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो एक सेक्टर बीस्ट है। लेकिन रही बात मोयो किंगयांग की तो वो काफी ज्यादा कमजोर है। इवन काफी सारे रिसोर्सेज देने के बाद भी वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। लेकिन लू फेंग इस बंदे को बस इसलिए पसंद करता है क्योंकि इस बंदे का दिल काफी अच्छा है। इस बंदे की अभी अभी नई शादी हुई है। मुझे इस बुड्ढे के अंदर से काफी ज्यादा गलत वाइब्स आ रही है। होप करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर मोयो किंगयांग का एक्जिस्टेंस ना मिट जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो लू फेंग है ये इस बुड्ढे के चितड़े उड़ा देगा। क्योंकि भले ही लू फेंग ने मोयो किंगयांग को कभी ट्रेन ना किया हो, तो उसके बाद भी वो मोयो किंगयांग को काफी ज्यादा चाहता था, उसके काफी ज्यादा क्लोज था, उसे अपना डिसाइपल मानता था। सीन शिफ्ट होता है एंड चू कैपिटल के अंदर हम लोग लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि अपने स्टार टावर के अंदर क्रॉस लेग करके मेडिटेट कर रहा होता है। जो लू फेंग होता है वो बड़बड़ा रहा होता है कि भले उसने ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी को इनफिनाइट स्पेस के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसकी अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन स्टिल उसे उस बंदे को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा है वो रियल वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग उस बंदे को इसलिए हरा पाया क्योंकि लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी, उसके पास क्लोनिंग टेक्निक थी, उसकी ब्लेड फॉर्मेशन एंड इन सब चीजों के कारण ये जो पूरा का पूरा बैटल है ये वन साइडेड हो गया। पूरे स्वॉलो शार के अंदर अगर लू फेंग ने स्टार्टिंग से किसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया हो तो वो है लू फेंग की विल पावर, लू फेंग की सोल पावर
एंड जो लू फैंग के सेम लेवल के सोल पावर के लोग हैं उनके कंपैरिजन के अंदर लू फैंग की सोल पावर की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है। लू फैंग मन ही मन अपने यहाँ से कहता है कि उसका जो पाथ ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो स्टिल अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी ग्रेट डाउ की ब्रांचेस को समझना बाकी है। अगर वो बहुत ज्यादा रेकलेसली बिहेव करेगा तो वो भी ओल्ड एंसेस्टर की तरह मारा जा सकता है। इस इन्फिनाइट स्पेस के अंदर इन्फिनाइट स्पेस था, उसके अंदर काफी सारे हिडन पावर हाउसेस थे, उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे एशियंट बीइंग्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा पहले से है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी काफी सारी न्यू ब्रांचेस एंड काफी सारे ग्रेट डाउस और काफी सारे नए पाथ्स को डिस्कवर कर लिया है। ऑलरेडी लू फैंग को प्रैक्टिस करते हुए लगभग 100 ऑफ एपॉक्स अभी तक बीत चुके थे। लू फैंग अपने आप से कहता है फाइनली वो टाइम आ चुका है जब उसे हुनियान एसेंस फ्रूट को वापस से एक बार कंज्यूम करना चाहिए। साथ ही साथ इस बार उसके पास माइंड क्लीनिंग स्पिरिट लिक्विड की बॉटल भी थी कि उसे उसके मास्टर ने दी थी। एंड ये जो चीज थी काफी ज्यादा रेयर चीज थी, ये एक हेवनली ट्रेजर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो माइंड क्लीनिंग स्पिरिट लिक्विड की बॉटल है ये इवन हुनियान एसेंस फ्रूट से भी ज्यादा रेयर है। काफी सारे रॉयल एलिट्स के पास भी ये चीज नहीं होती। एम्परर को ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल से मिली थी। उनके हाथ के अंदर जैसी ये चीज लगी उन्होंने ये लू फैंग को दे दी। लू फैंग ने इस वक्त हुनियान एसेंस फ्रूट को सबसे पहले कंज्यूम कर लिया था। वही वो जो गोल्डन बॉटल थी वो उसकी साइड के अंदर ही पड़ी हुई थी उस स्पिरिट लिक्विड की। ऑलरेडी लू फैंग काफी ज्यादा लंबे टाइम से डीप फाउंडेशंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। उसका जो नॉलेज था वो काफी ज्यादा डेप्थ के अंदर पहुंच चुका था। अभी वो फाइनली का यूज कर रहा था ताकि वो अपने आप को और बूस्ट अप कर सके। इस फ्रूट को खाते ही जो लू फैंग की सोल थी वो पूरी तरीके से नरिश हो जाती है। लू फैंग को काफी ज्यादा कमाल के इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते थे। वो कहता है इस चीज को कंज्यूम करने से अभी भी मेरे को पहले जैसी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते थे। लेकिन उसके बाद भी जो लू फैंग होता है वो जो माइंड क्लीजिंग लिक्विड होता है वो उसे एक ही बारी के अंदर एक ही घुट के अंदर पूरा का पूरा पी जाता है। जो हुनियान क्रिस्टल फ्रूट था वो लू फैंग के माइंड को रिफ्रेश कर देता था, उसकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से बूस्ट अप करते हुए उसकी कल्टीवेशन स्पीड को 30% इंक्रीज कर देता था। लेकिन वही जो माइंड क्लीजिंग स्पिरिट लिक्विड था ये लू फैंग के विल पावर के ऊपर अटैक करता था, आई मीन टू से इफेक्ट करता था। ये उसके दिमाग के अंदर से जितनी भी इंप्योरिटीज होती थी उन सारी इंप्योरिटीज को खत्म कर देता एंड एक क्लींजिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड करता था। उसके सारे थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देता था जो कि उसके काम के ना हो। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब लू फैंग स्पेस ट्रेजर के अंदर था, स्पेस ट्रेजर लैंड के अंदर भी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा देखने के लिए मिला कि जो लू फैंग है वो अपनी ल्यूआन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी बीस्ट को नहीं मार पा रहा जो कि बस चौज लेवल के ऊपर हो। इसी इसका आप मतलब समझ सकते हो कि वहाँ के जो बीस्ट है ऑलरेडी उनकी विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो लू फैंग की विल पावर ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इवन किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर को भी एलिमिनेट कर सकता है। एक तरीके से ये जो लिक्विड था ये लू फैंग के दिमाग के उस हिस्से को कट ऑफ करके फेंक देता था जिसके अंदर डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स भरे हुए रहते थे। अपने खुद के विल पावर को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना ये भी एक तरह की विल पावर टेम्परिंग हुई। हम लोग को इन्फिनाइट स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो लू फैंग था वो ऑलरेडी उस स्क्रोल को ओपन कर चुका था जो कि उसे एम्परर मिंग ने दिया था। उसके अंदर बीस्ट रिवोल्यूशन डायग्राम का फोटो था। एम्परर मिंग वो इंसान थे जिन्होंने हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया था। कि सोल और विल पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा काम और अनशेकन थी। ये जो बंदा था इसने हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया था, उसके बाद भी इसके अंदर हुनियान ब्लड लाइन का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। जैसे कि हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करने वाले लोग काफी ज्यादा गुस्सेल होता है, लेकिन ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा काम था। एंड वो जो एम्परर मिंग थे उनकी विल पावर अभी तक की लू फैंग को सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल विल पावर फील हुई थी कि इवन गॉड किंग लेवल के थर्ड लेवल को भी सरपास कर चुकी थी ऑलरेडी। कि एक तरीके से अल्टीमेट रियलम ऑफ गॉड किंग के आगे की विल पावर थी। जैसे लू फैंग उस स्क्रोल को ओपन करता है उसके अंदर से एक डार्क और फ्रेंजाइड और लू फैंग की तरफ आगे बढ़ता है। लू फैंग को पूरी तरीके से घेर देता है। लू फैंग के सामने एक उसे बीस्ट रिवोल्यूशन की इमेज देखने के लिए मिल सकती थी जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। बीस्ट डायग्राम को पहली नजर के अंदर देखती लू फैंग समझ जाता है ये 5 to 10 लेवल का 3000 वॉट बीस्ट ट्रिब्यूलेशन डायग्राम है। आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जो भी ट्रिब्यूलेशन बीस्ट डायग्राम की इमेजेस वगैरह बिकती है कॉम्प्रहेंशन के लिए, उसके अंदर कभी भी फुल इमेज नहीं होती, उसके अंदर वो शेडोज वगैरह होती है। इसके अंदर उस बीस्ट ट्रिब्यूलेशन की पूरी इमेज देखने के लिए मिल सकती थी जो कि काफी ज्यादा वेविड थी। इस तरीके से जो बीस्ट डायग्राम्स होते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। एंड ये जो चीज थी ये खुद क्योंकि उसे एम्परर मिंग ने दी थी तो ये कंप्लीट होना तो लाजमी है। बीस्ट डायग्राम के अंदर हम लोग को एक स्टोरी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर वो जो ट्रिब्यूलेशन बीस्ट था वो हमेशा अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल कंपेनियन ढूंढता रहता था। फाइनली उसे एक कंपेनियन मिला जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने काफी ज्यादा हंटिंग की, एक तरीके से उसने इस बंदे के सारे शिकार को खा लिया था। वीक ट्रिब्यूलेशन बीच था एंड इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए उसके साथ फाइट करनी पड़ी। एट एंड अपने पेट के लिए इसे फाइट करनी थी उस बंदे के साथ। लेकिन वो जो दूसरा वाला बीच था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसी के बाद हम लोग को वो जो वीक ट्रिब्यूलेशन बीच था उसका काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। इस टाइम के अंदर भले ये जो बीच था काफी ज्यादा कमजोर था, उसे वो जो सामने वाला बीच था वो आराम से कुचल सकता था, उसे आराम से मार सकता था। उस बीच ने अपनी जान की फिक्र नहीं की क्योंकि उसे पता था मौत वो तो एक दिन आनी आनी है। उसने डार्कनेस के अंदर अपनी विल पावर को काफी ज्यादा श्रेडन किया, उसने अपने डर को भगाया, उसने अपने आप को टेम्पर किया, अपने आप को टॉर्चर किया, अपने आप को कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बनाया। एंड ये जो वर्जन लू फैंग के पास था ये बीस्ट रिवोल्यूशन डायग्राम का एक कंप्लीट वर्जन था जो कि बस लू फैंग के पास था। एंड इसकी वैल्यू अगर आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा महंगा होगा। इवन लू फैंग एंड एम्परर चू जैसे लोगों से भी औकात के बाहर।
एम्पर जो खरीद सकता है, बट ऐसी किसी चीज को खरीदने के लिए वो बंदा अभी नंगा हो जाएगा, उसे भी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरीके की जो ट्रिब्यूलेशन बीच डायग्राम है वो एम्पर मिंग ने बस उन्हीं लोगों को दिए थे जिनको वो काफी ज्यादा वैल्यू करते थे। एम्पर मिंग कभी भी लू फैंग के लिए गलत नहीं थे, क्योंकि जो लू फैंग था वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा वीक था, लाइफ एंड डेथ के एक्सपीरियंस फेस किए, अपने लाइफ के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। वो एक छोटे से वर्ल्ड से बिलोंग करता था, एंड उस छोटे से वर्ल्ड से निकल के उसने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि आज वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल बींग्स के अंदर गिना जाता है, चौज रिलम के अंदर मोस्ट पावरफुल वॉरियर माना जाता है। के बाद हम लोग को ट्रिपुलेशन बीस्ट का काफी था ब्रूटल और डार्कर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। गाइस, ये जो चीजें भले मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये लू फैंग को देख पाने के लिए भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अगर किसी की सोल थोड़ी सी भी कमजोर हुई तो वो ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से मर सकती है यहाँ पे शॉक के जरिए। ये जो बीच डायग्राम होता है, इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इन्हें पढ़ने के लिए, इन्हें कॉम्प्रहेंड करने के लिए भी किसी भी सोल काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। वही हम लोग को वुजियान सिटी वही हम लोग को वुजियान सिटी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर वो जो बुढ़ा था वो देखने के लिए मिलता है, जो कि लू फैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। लू फैंग के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, उसे पता नहीं चला कि लू फैंग आखिर आया कहाँ से है, वो कौन से लीनियज से बिलोंग करता है। बस इतना ही जानता था कि लू फैंग के साथ एक ओल्ड सर्वेंट रहता है जिसका नाम मोरुशा है, एंड साथ ही साथ उसके साथ एक बुढ़ा भी रहता है जिसका नाम युआन, एंड उसका एक डिसाइपल है मोयू किंग। जो एंसेस्टर वुजियान होता है वो मन ही मन सोचता है कहीं कहीं ये बंदा ये किसी ओल्ड बुढ़े का या फिर किसी पुराने बुढ़े का रिकॉग्निशन तो नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मरने के बाद वापस से रिबॉर्न होता है, क्योंकि उनकी मेमोरीज उनके साथ होती है, तो वो काफी कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो इसे अभी लग रहा था कि मे बी लू फैंग किसी का वापस से रिकॉग्निशन ना हो, लेकिन इसने आज तक कभी भी ऐसी किसी हिस्टोरियल फिगर के बारे में नहीं सुना था जिसने एक साथ 3 पाथ्स को मास्टर किया हो, जैसे कि लाइफ, डिस्ट्रक्शन और मैटर इनफिनिट स्पेस के अंदर। इवन इस बंदे ने अपने लिए 4th पाथ को भी ओपन कर लिया है। एशियंट बीइंग्स है वो सारे के सारे ज्यादातर सिंगल पाथ्स के ऊपर फोकस करते हैं। 3 पाथ्स को एक साथ कल्टीवेट करना, पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे काफी ज्यादा कम ही गॉड किंग लेवल के वॉरियर है, और वो भी अटके हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा रिनो फिगर है, यानी कि काफी ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, एंड उनमें से आज तक एक भी मारा नहीं गया। तो ये बंदा है कौन आखिर? ये सही में किसी का रिकॉग्निशन नहीं है, तो ये सही में एक जीनियस है। एंड अगर इस बंदे का कोई भी लीनियज नहीं है तो इसकी बस 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये जो बंदा ये अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, या फिर जो लू फैंग है वो वन ऑफ द 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर से आया हुआ है। उन 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स से आना काफी ज्यादा मुश्किल है, वहां से आने वाले लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन लू फैंग तो वहीं से आया है। लेकिन जो भी उन 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स से बिलोंग करता है उनके अंदर काफी ज्यादा एंडलेस पोटेंशियल होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर से काफी ज्यादा पावरफुल बने होते हैं। उनकी जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली होती है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग बॉर्न होते हैं वो पैदा ही ट्रू गॉड के हिसाब से होता है। आज के टाइम में पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लेजेंड्स है, एशियंट बीइंग्स है, सारे के सारे उन्हीं यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स से। ये जो बुढ़ा होता है ये लू फैंग के ऊपर हमेशा एक कड़ी नजर बनाए रखता था, ताकि उसे लू फैंग की किसी कमजोरी का पता चले। और ये जो बुढ़ा जब लू फैंग के बारे में तहकीकात कर रहा होता है तभी उसके सामने उसे मोरुशा एंड मोयू किंग देखने के लिए मिलता है। की तरफ देखते हुए ये इवल स्माइल करता है एंड कहता है तुम्हारे डिसाइपल एंड ये ओल्ड सर्वेंट ये जरूर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं होंगे तो इनके साथ तुम्हारी कोई ना कोई फीलिंग तो जरूर जुड़ी होगी। सिंस तुमने मेरी अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया स्पेस ट्रेजर के अंदर, मैं तुम्हें सजा दूंगा। अरे इस सर्वेंट एंड तुम्हारे डिसाइबल को मार के जब मुझे तुम्हारे क्लैन के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे भी पूरी तरीके से वाइप आउट कर दूंगा। ये बुढ़ा फर्स्ट लेवल का पीक लेवल का गॉड किंग लेवल का वॉरियर था, एंड इसकी जो सोल पावर थी वो भी काफी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि वो 2nd लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। इस बंदे ने काफी ज्यादा मशक्कत की थी उस स्पेस ट्रेजर के पास जाने के लिए, क्योंकि वो युआन की एक ट्रेजर साइट थी, बट लू फैंग ने उसकी पूरी की पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया था। वो लू फैंग से माफी मांगने के लिए भी तैयार था एंड उसे कंपनसेट करने के लिए भी तैयार था, लेकिन लू फैंग ने उसकी एक नहीं सुनी। अगली सेकंड के अंदर जो एंसेस्टर होता है वो शैडो स्काई रिलम को कांटेक्ट करता है। शैडो स्काई रिलम है ये एक डार्क फोर्स है, यानी एक तरीके की डार्क ऑर्गेनाइजेशन। भी सामने से एक शैडो देखने के लिए मिलती है। वो इस बूढ़े की तरफ देखते हुए कहती है गॉड किंग वू ज़ैंग तुम किसे टारगेट करना चाहते हो? शैडो स्काई रिलम नंबर 1 एसेसिनेशन फोर्स मानी जाती है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर के मेंबर्स कौन है।
लेकिन पास्ट के अंदर हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो फोर्स है इसे इवन काफी सारे एम्परर्स ने भी ज्वाइन किया था, जिन्होंने पूरे की पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था। उसी के बाद से ये जो शैडो स्काई रिलम है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। लोगों को पता चल गया कि शैडो स्काई रिलम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लोग पोजेस करते हैं। सरफेस के ऊपर देखा जाए तो जो 2 एशियन कंट्रीज है उन्हीं के अंदर एम्परर्स एंड मोनार्क्स है, लेकिन ये जो शैडो स्काई रिलम है ये ऑर्गेनाइजेशन आराम से किसी भी एम्परर लेवल स्ट्रेंथ के वॉरियर को ढूंढ के निकाल सकती है। यानी कि एक तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास काफी ज्यादा पावरफुल लेवल के वॉरियर है जो कि एम्परर लेवल के ऊपर है। ये बुड्ढा उस शैडो की तरफ दिखते हुए कहता है लू है उसका एक सर्वेंट और उसका एक डिसाइबल है, इसका नाम मोरुशा एंड मोयू किंग यांग है। मैं चाहता हूँ शैडो स्काई रिलम ऑर्गेनाइजेशन उन दोनों को मार दे। अभी वो जो शैडो होती है वो इस बंदे से पूछती है क्या आप लूहे के ऊपर भी कोई एसेशन अटैम्प्ट करना चाहते हो, कि वो जो बंदा है उसका एक क्लोन है जो कि कैपिटल ऑफ चू के अंदर है, खुद एम्परर चू गार्ड करते हैं, इसलिए हम बस 50% चांस दे सकते हैं कि हम उसे मार सकते हैं। वही जो बुड्ढा होता है ये कीमत पूछता है कि उसे मरवाने की कीमत कितनी होगी। सामने से रिप्लाई आता है सिंस वो जो बंदा है उसके काफी सारे क्लोन है एंड उसका एक क्लोन कैपिटल ऑफ चू के अंदर भी है, मारने के लिए उन्हें अपने हाईएस्ट लेवल के मेंबर को बुलाना पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 1000 हुनियन क्रिस्टल के आसपास होगा। एंड इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं तुम्हें एक चीज के लिए वार्न करना चाहूंगा कि इसके अंदर बस 50% चांसेस है कि हम सक्सेस हो, एंड अगर हम फेल होते हैं वो जो ट्रेजर है जो तुम हमें दोगे वो रिफंड नहीं होने वाला। 1000 हुनियन क्रिस्टल नाम सुनते ही ये जो बुड्ढा होता है पूरी तरीके से कांप जाता है। ये जो अमाउंट था ये काफी ज्यादा बड़ा था। ये बुड्ढा कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि एक फर्स्ट लेवल का गॉड किंग इतना ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकता है? फिलहाल के लिए तुम बस उसके डिसाइपल और उसके सर्वेंट को ही मारो। कहता है उसका जो सर्वेंट मोरुशा है वो चौज रिलम के ऊपर है, उसे मारने के लिए लगभग 500 बिलियन यूनिवर्स सैंड की जरूरत पड़ेगी। वही उसका जो डिसाइपल है उसका नाम मोयू किंग यांग है एंड वो इटरनल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है। वो लू फैंग का अकेला डिसाइपल है एंड उसका पर्सनल डिसाइपल है, तो उसे मारने की जो कीमत होगी वो लगभग 10 बिलियन यूनिवर्स सैंड होगी। अगर हम उसके सर्वेंट की बात करें मोरुशा की, तो उसकी एक है कि वो अपने आप को रिकॉग्निट कर सके, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चौज रिलम के ऊपर है। लेकिन अगर तुम हमें 500 बिलियन सैंड देना अफोर्ड कर सकते हो तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट लेवल के मेंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर काफी द पॉसिबिलिटी है कि वो मोरुशा के सारे इनकॉग्निशन एक ही थॉट के साथ खत्म कर दे एंड उसे रिकॉग्निट होने का कोई मौका ना दे। ऑफ कोर्स हमारे शैडो स्काई रिलम के कुछ रूल्स है, जितने भी असैसिनेशन मिशंस है उसके अंदर कोई सक्सेसफुल भी हो सकता है एंड फेल भी, तो जितनी भी फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल है। स्टिल तुम हमारे फैक्शन का नाम काफी अच्छी तरीके से जानते हो, एक रिन्यूड फैक्शन है। काफी द कम ही ऐसे मिशन होते हैं जो हम फेल करते हैं। वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है मैं 500 बिलियन यूनिवर्स सैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है, 600 बिलियन यूनिवर्स सैंड लो। जो बुड्ढा था ये लू फैंग को तकलीफ देने के लिए काफी ज्यादा टेम्पटेड था, काफी ज्यादा क्यूरियस था। इवन अगर इसे 1-2 मिलियन यूनिवर्स सैंड अगर एक्स्ट्रा भी देना पड़े इस काम के लिए तो वो देने के लिए तैयार था। वो इतना चाहता था कि वो अपने हाथ गंदे ना करे इन सब मैटर्स के अंदर। तो वो पर्सनली एक क्योज रिलम के वॉरियर को मारने के लिए जाएगा एंड इटरनल ट्रू गॉड को मारने के लिए जाएगा। तो इससे इस बंदे की जो प्राइड है वो हर्ट हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्वॉलो स्टार का रूल है कि जो पावरफुल बींग्स है वो वीक के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर वो ऐसा करे तो उनकी इज्जत पे आ जाती है, उनकी मर्दानगी पे बात आ जाती है। उनमें से रिप्लाई आता है हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 600 बिलियन यूनिवर्स सैंड जल्दी से जल्दी हमें भेजने पड़ेंगे। जैसे हम उन्हें रिसीव कर लेंगे हम तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देंगे। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि इनफिनाइट स्पेस ट्रेजर काउंट के अंदर बैठा हुआ था, अपने डीप कल्टीवेशन के अंदर लगा हुआ था। तभी उसके लेफ्ट हैंड के अंदर हम लोग को एक लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि सडनली फ्लैश करती है। मतलब ये था कि जो लू फैंग की टेक्निक थी वो न्यू एवोल्यूशन के अंदर गुजर रही थी। लू फैंग को कुछ नई चीजें मिली थी। लू फैंग को यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड देखने के लिए मिले थे, जैसे कि लू फैंग को 100 पॉइंट्स के रिवॉर्ड मिले थे, लेकिन लू फैंग ने कोई भी नया ग्रेड डाउ नहीं बनाया था या फिर किसी नए ब्रांच को कॉम्प्रेंड नहीं किया था, इसलिए उसे इससे ज्यादा नहीं मिले थे। मेन चीज हम लोग को ये देखने के लिए मिलती है कि जो लू फैंग की विल पावर है उसके अंदर उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था। लू फैंग अल्टीमेट रिलम विल पावर के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन चौथ रिलम के अंदर होके भी जो लू फैंग की विल पावर थी वो इस वक्त 3rd लेवल के ऊपर थी, गॉड किंग लेवल के। इसलिए लू फैंग को काफी हाई रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, लगभग 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट। सामने से मैसेज आता है कि तुम्हारी जो सोल विल पावर है वो सही में काफी एक्सेप्शनल है, इवन गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बाद इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो लू फैंग को जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे वो थे 10,192, जो कि गाइस सही में बहुत ज्यादा है। एक तरफ वो जो बुड्ढा था वो अपने कुछ 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए रो रहा था जो कि वो एक्सचेंज नहीं कर पाया था, वही लू फैंग के पास 10,192 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे। इतने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि लू फैंग यहाँ का पूरा ट्रेजर वोल्ट खरीद सकता है। फैंग को एकदम से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा अमीर बन चुका है, इसलिए ग्रेट डाउ एंड साथ ही साथ अपने सोल विल पावर को अपग्रेड करना काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। अपने विल पावर को अपग्रेड करके उसको इतने ज्यादा पॉइंट मिले जितने कि उसे इवन उन नेटिव क्रिएचर्स को मार के भी नहीं मिले थे। इसके बाद लू फैंग अपने हाथों को वेव करता है, अपने हाथों को वेव करते उसके सामने एक ट्रेजर वोल्ट ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रेजर वोल्ट था ये पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। पहले लू फैंग काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ही उसे ट्रेजर दिख रहे थे, लेकिन अभी लू फैंग काफी ज्यादा वेल्दी हो चुका था तो इसका ट्रेजर वोल्ट भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। इसके सामने जो पहला ट्रेजर था वो था 3 वॉल्यूम्स ऑफ हुनियान एरे डायग्राम। इसका वॉल्यूम 1 का ही प्राइस लगभग 10,081 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास था। इसे कल्टीवेट करने के लिए किसी भी पर्सन को ग्रेट ऑफ ओरिजिन स्पेस को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल की विल पावर की एक्सट्रीम नीड है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इनहेरिटेंस था वो था 9 रिलम डिस्ट्रक्शन इनहेरिटेंस, जो कि 2nd एंड 3rd रिलम के ऊपर था, एंड इसे एक्सचेंज करने के लिए लगभग 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत
कीमत थी प्रैक्टिस करने के लिए सेकंड लेवल की गॉड किंग लेवल की विल पावर, थर्ड नंबर के ऊपर थी पाथ ऑफ ओरिजिन बुक एंड इसकी भी कीमत 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थी। ये एक परफेक्ट लेवल का इनहेरिटेंस था। इसे कॉम्प्रेहेंड करने के लिए ग्रिड ऑफ मटेरियल को कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी विल पावर सेकंड लेवल के ऊपर होनी चाहिए। फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हम लोग को 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिलता है, जिसको कल्टीवेट करने के लिए फोर्थ एंड फिफ्थ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड था। इसकी कीमत 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स थी एंड इसके लिए जो आपकी विल पावर है वो अल्टीमेट रिलम के ऊपर होनी चाहिए गॉड किंग लेवल के। ऐसे यहाँ पे और भी काफी सारे इनहेरिटेंस है जो कि अभी मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला। लू फैंग हर एक रिवॉर्ड के बारे में पढ़ता है, समझता है, लेकिन जो लू फैंग के पास उसका जो पुराना इनहेरिटेंस था यानी कि 72 ब्लेड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक अल्टीमेट रिलम गॉड किंग लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी जो कि उसे फ्री में मिली थी। उसकी कीमत यहाँ पे लगभग 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थी। ये जो चीज थी ये उसे उसके मास्टर ने दी थी, जिसका मतलब वो समझ चुका था कि उसके मास्टर ने सही में कितनी ज्यादा मेहनत की होगी उसे ये चीज देने के लिए, इसकी सही में कीमत कितनी ज्यादा है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो कुछ भी नहीं सोचता है एंड वो डायरेक्टली 3 और इनहेरिटेंस खरीद लेता है जो कि स्पेशल लेवल के इनहेरिटेंस थे। ये गॉड किंग लेवल के इनहेरिटेंस थे। सबसे पहला वाला इनहेरिटेंस लू फैंग ने एक्सचेंज किया था, उसकी कीमत लगभग 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स के आसपास थी। अभी जो भी चीजें लू फैंग ने एक्सचेंज की थी उनकी भी कीमत लगभग सेम ही थी। फैंग ने वर्ल्ड लाइफ फॉर्म एंड लाइफ इवोल्यूशनरी डायग्राम को एक्सचेंज किया था कि ग्रिड आउट डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन के अंदर उसकी मदद करता था एंड ये दोनों के दोनों स्पेशल लेवल के इनहेरिटेंस थे। लू फैंग इस वक्त काफी ज्यादा वेल्दी था, वो चाहता तो काफी ज्यादा महंगे रिसोर्सेज खरीद सकता था, लेकिन वो सारे के सारे जो इनहेरिटेंस थे उसके अंदर लू फैंग को काफी ज्यादा हिडन डेंजर्स देखने के लिए मिल सकते थे। उसे फील हो रहा था कि अभी भी उन इनहेरिटेंस के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, वो अभी बस चौजलम स्टेज के ऊपर है, उसके लिए सेफ नहीं होगा उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना एंड वो सारे जो महंगे वाले इनहेरिटेंस थे जैसे कि 10 फोल्ड वर्ल्ड फॉर्म, उन सारी चीजों को कॉम्प्रहेंड करने के लिए आपको 6 लाइफ ब्रांचेस की मिस्ट्रीज को जानना था एंड अभी तक तो लू फैंग ने 6 ब्रांच को इवन स्टडी करना भी स्टार्ट नहीं किया था, वो अभी बस चौजलम के ऊपर था। गॉड किंग के लिए भी 3 से 4 ब्रांचेस को ही कॉम्प्रहेंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 6 ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड करना ये कितना ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, वो भी चौजलम के ऊपर। मिशन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को फैंग जैंग सिटी देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर हम लोग को मोयू किंग यांग एंड जैंग जुंग जे देखने के लिए मिल सकती थी, यानी कि मोयू किंग यांग एंड उसकी बीवी, इनके लिए काफी ज्यादा प्यारा सा हनीमून ऑर्गेनाइज किया गया था जैंग फैमिली के द्वारा। कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद ये फाइनली हुयांग सिटी की तरफ निकल जाता है, बिकॉज जो हुयांग सिटी था वही मोयू किंग यांग का असली घर था। वो जैंगे को और मुरुशा को लेके वहां से निकल जाता है। वैसे तो उन्होंने बस प्लान किया था कि वो फैंगजी सिटी के अंदर 10 से 20 दिन के लिए रहेंगे, किसने सोचा था कि वहां पे लगभग लोग 1000 दिन बीत जाएंगे एंड 1000 दिन बीतना तो कॉमन सी बात है। आखिर मोयू किंग यांग भैया के पास अभी उनकी बीवी जो आ चुकी है। जो मोयू किंग यांग होता है वो एक हरामे वाली स्माइल देता है, जिसके बाद वो मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है, सेकंड मास्टर हमें हुयांग सिटी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? मुरुशा कहता है लगभग 1 दिन। जो मुरुशा है अगर उसने अपनी असली पावर दिखा दी तो उसे लगभग कुछ सेकंड्स ही लगेंगे हुआंग सिटी के अंदर पहुंचने के लिए। मोयू किंग यांग के भाई एंड साथ ही साथ उसके जो फादर थे वो अभी वेट कर रहे थे हुआंग सिटी के अंदर। यहाँ के जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए शादी करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, शादी को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, इन सब चीजों को उनको अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। मोयू किंग यांग था उसने अपने फादर को नहीं बताया था, पहली बार अपनी बीवी को यानी कि उनकी बहू को मिलवाने के लिए लेके जा रहा था। एंड यही पे ये चैप्टर होता है खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। माफ करना अगर मेरी आवाज थोड़ी सी कम ज्यादा अगर आई होगी तो मैं रात के 1 बजे ये चीज शूट कर रहा हूँ, पंखा वंखा सब बंद है तो मैं पूरी तरीके से पसीने से गीला हो चुका हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो यार, फिर तो लंबा टाइम हुआ कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। भी जाओ और जाके फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर कर दो। जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रीमियम वीडियो दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा सभी लोगों को। अभी भी 60% लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा। अगर आप चाहो तो एक ही दिन के अंदर आराम से ये गोल कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप में से 30% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।